मैं हूं एडवोकेट एस प्रशांत यूनिक लॉ क्लासेस से। आज आपको बताने जा रहा हूं बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आया आपके लिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 सबूत के भार। क्या होता है सबूत का भार, जानिए साक्ष्य अधिनियम की खास बातें। तो सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। साक्ष्य विधि का कार्य उन नियमों का प्रतिपादन करना है जिनके द्वारा न्यायालय के समक्ष तथ्य साबित और खारिज किया जाए है। तथ्य को साबित या खारिज किया जाए। किसी तथ्य को साबित करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जा सकती है उसके नियम साक्ष्य विधि द्वारा तय किए जाते हैं। साक्ष्य विधि अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है। समस्त भारतीय की न्याय प्रक्रिया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की बुनियाद पर टिकी हुई है। साक्ष्य अधिनियम आपराधिक तथा सिविल दोनों पर विधियों पर निर्णायक भूमिका निभाता है। सिविल और क्रिमिनल दोनों पे निभाता है। साक्ष्य विधि का कार्य उन नियमों का प्रतिपादन करना है जिनके द्वारा न्यायालय के समक्ष तथ्य साबित और खारिज किए जाते हैं। किसी तथ्य को साबित करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जा सकती है उसके नियम साक्ष्य विधि द्वारा तय किए जाते हैं। भारतीय साक्ष्य विधि के तहत तय किए जाते। साक्ष्य विधि अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है। समस्त भारतीय की न्याय प्रक्रिया साक्ष्य विधि पर टिकी हुई है। साक्ष्य अधिनियम आपराधिक तथा सिविल दोनों विधियों पर निर्णायक भूमिका निभाता है। इस साक्ष्य अधिनियम के माध्यम से यह तय किया जाता है कि सबूत को स्वीकार किया जाए या नहीं किया जाए। जो सबूत है, जैसे किसी का मर्डर हो गया, जैसे किसी की हत्या हो गई है, तो वहाँ जो बरामदगी के जो भी तथ्य मिलेंगे वो सबूत होंगे। इस मामले में जानिए रेल प्रशासन दुर्घटना अनिश्चित घटना के मामलों में कब देता है मुआवजा। अधिनियम को बनाने का उद्देश्य साक्ष्यों के संबंध में संहिताबद्ध विधि का निर्माण करना है। संहिताबद्ध विधि होनी चाहिए जिसके माध्यम से मूल विधि के सिद्धांतों तक पहुँचा जा सके। जो भी हमारे मूल विधि के सिद्धांत है वो संहिताबद्ध संबंध होने चाहिए। जो मुआवजा है रेलवे अधिनियम के तहत, तो उसका उद्देश्य इस साक्ष्य अधिनियम के माध्यम से जो इतने सारे अधिनियम बनाए गए हैं उनके लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। कोई भी कार्यवाही या अभियोजन चलाया जाता है। अभियोजन पूर्ण स्वरूप इस अधिनियम पर आधारित होता है। किस अधिनियम? भारतीय साक्ष्य अधिनियम के आधार पर। बिना साक्ष्य अधिनियम के अभियोजन चलाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती तथा किसी भी सिविल राइट को बरकरार नहीं रखा जा सकता। किसी भी सिविल राइट को बरकरार नहीं रखा जा सकता। साक्ष्य अधिनियम 1872 की प्रस्तावना से यह स्पष्ट है कि यह अधिनियम विशाल है। जो अधिनियम साक्ष्य अधिनियम है वो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि यह साक्ष्य विधि की कल्पना की परिभाषा देता है। साक्ष्य अधिनियम की क्या देता है? समेकित करता है तथा संशोधन करता है। इसमें संशोधन कर सकते हैं, कुछ नया ऐड करते हैं। साक्ष्य विधि में सबूत का भार सिद्धांत। साक्ष्य विधि में सबूत का भार सिद्धांत अत्यंत ही महत्वपूर्ण, परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है LLB के छात्रों के लिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी सबूत के भार का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। सबूत के भार का यह कहा जा सकता है कि सबूत का भार सिद्धांत साक्ष्य अधिनियम के मूल सिद्धांतों में से एक तथा यह सिद्धांत साक्ष्य विधियों का मूलभूत सिद्धांत है। इसमें अधिनियम में कुल धारा 101 धारा सबूत का भार सिद्धांत की परिभाषा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 में दी गई है। इस परिभाषा के अंतर्गत यह बताया गया है कि सबूत का भार किस व्यक्ति पर होगा। इस परिभाषा के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य को साबित करने के लिए आबद्ध है तब ये कहा जा सकता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है। कि जिस आरोप लगाया जाता है उसको जब किसी तथ्य को साबित करने के लिए सबूत को लाने की आवश्यकता होती है, कि किसी ने मर्डर किया तो वो सबूत चाहिए। वो जिस धारा हत्या से उसकी हत्या की गई उस सबूत की आवश्यकता होती है। सबूत को लाने का दायित्व भी किसी व्यक्ति पर बनता है। किसी वाद या कार्रवाई के भीतर सबूतों का भार किस व्यक्ति पर होगा, तथ्य को कौन व्यक्ति साबित करेगा तथा कौन सबूत पेश करेगा, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। प्रत्येक पक्षकार को ऐसे तथ्य स्थापित करने होंगे, दोनों पक्षकार में से जो उसके पक्ष में हो, और तो दूसरे पक्षकारों को पक्ष के विपक्ष में साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 के अंतर्गत जो कोई न्यायालय से ये चाहता है कि ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे, जो अधिकार है उनके अधिकार पर न्यायालय निर्णय दे जो तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है,
जिनके वह प्रख्यान करता है उसे साबित करना होगा उन तथ्यों का अस्तित्व क्या है, उस तथ्य जो है जो मिले उस तथ्य का अस्तित्व क्या है, जो सबूत मिला है। जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिए आबद्ध है तब ये कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है। सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो व्यक्ति को आरोप सिद्ध करना पड़ता है कि इस व्यक्ति ने ये आरोप किया है। धारा का ये सिद्धांत यह है कि जो पक्षकार किसी तथ्य के अस्तित्व के बारे में न्यायालय का समाधान करवाना चाहता है, उसके आधार पर निर्णय चाहता है, ऐसे तथ्य को साबित करने का भार उसी पर होगा। अगर कोई व्यक्ति संपत्ति इस आधार पर काबिज किसी कब्जा करता है कि संपत्ति पर प्राप्त करना चाहता है, वह संपत्ति का मालिक है, तो उसे अस्तित्व साबित करना पड़ेगा कि वो संपत्ति का जो भी संपत्ति है एसेट से उसको बताना पड़ेगा ये कागज़ है, ज़मीन के कागज़ है, वो ये ज़मीन मेरी है। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति न्यायालय में किसी व्यक्ति को किसी अपराध में सजा दिलवाना चाहे तो अभियोजन चलाने वाले को सिद्ध करना होगा कि ये वह व्यक्ति अपराध का दोषी है, उस व्यक्ति ने अपराध किया है, उसे ये अभियोजन चलाने पर सिद्ध करना पड़ेगा। उसे एक प्रकार से सिद्धांत को इस प्रकार समझा जा सकता है कि जो व्यक्ति को आरोप लगता है, जैसे कि व्यक्ति को आरोप लगता है, उस व्यक्ति के ही ऊपर सबूत का भार आता है। जिस व्यक्ति पर आरोप लगा कि इस व्यक्ति ने इस बार इंसान ए ने बी का मर्डर किया है, तो ए को सबूत का भार है, उसको सबूत बताने पड़ेंगे मैंने नहीं किया, अर्थात सबूत की जिम्मेदारी आरोप लगाने वाले व्यक्ति पर ही आती है जिसने आरोप लगाया किसी व्यक्ति पे। सबूत के भार और साबित करने का भार, सबूत के भार तथा साबित करने का भार की तुलना करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा है कि इनमें एक आवश्यक भेद है। क्या भेद है? गुजरात न्यायालय ने क्या कहा? गुजरात हाईकोर्ट ने क्या कहा है? सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जिसे कोई तथ्य साबित करना होता है। कोई तथ्य कि इस इंसान ने मर्डर किया है या कोई भी चोर की लूट की है, किसी को मारा है, किसी स्त्री के साथ रेप करने की कोशिश की है, बलात्कार करने की कोशिश की है, तो ये कभी बदलता नहीं है, परंतु साबित करने का भार स्थान बदलता रहता है। तो साबित करने की जो जगह है, स्थान है, जो भार है, वो हमेशा बदलते रहता है, मगर ये कभी नहीं बदलता। कौन? वह व्यक्ति। साक्ष्य के मूल्यांकन में इसका भार लगातार बदलता रहता है। साक्ष्य की जो मूल्यांकन करते हैं कि अधिनियम के द्वारा कि एविडेंस क्या है, किस चीज़ के उस एविडेंस क्या बन रहे हैं, ग्राउंड्स क्या बन रहे हैं, किसी भी वाद तथा कार्यवाही में साबित करने का भार निरंतर बदलता रहता है। जो कार्यवाही में साबित करने का जो भार है वो हमेशा निरंतर बदलता रहता है। यह भार कभी किस पक्षकार पर, कभी किसी पक्षकार पर निरंतर अपना स्थान बदलता है। कभी विपक्ष पार्टी में बदलता है, कभी दूसरी पार्टी में जो पक्षकार पार्टी, जिसके आप डिफेंडिव और लॉयर हो। सबूत का भार किस पक्षकार पर होता है, यह धारा यह ध्यान आकर्षित करती है। अगर किसी भी और से साक्ष्य ना दिया जाए तो जिस पक्षकार की बात, अगर क ने ख पर उधार धन की वसूली और मध्यवर्ती लाभ के लिए कोई वाद दायर किया है, अगर क ने ख पे उधार धन की वसूली के लिए वाद दायर किया है, तो अगर कोई भी पक्षकार साक्ष्य ना दे पाए, कोई पक्षकार साक्ष्य ना दे पाए तो क का दावा विफल हो जाएगा। जो क ने जो दावा लगाया है वह विफल हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। इसलिए क को साबित करने का भार है। क को साबित करना पड़ेगा कि ख ने उससे उधार पैसा लिया था। साक्ष्य अधिनियम धारा 102 के अंतर्गत सबूत का भार किस पर होगा ये प्रावधान किया गया है। ये धारा कहती है कि किसी वाद या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा। इस सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण वाद जो हुआ था, जिससे इम्पोर्टेंट मैं आपको केस बता रहा हूँ, एम नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का मामला कहा जाता है। इस मामले में बीबी के प्रेमी को गोली मारकर उसके पति द्वारा हत्या की गई थी। जो बीबी के प्रेमी था उसने गोली मारकर उसके पति की हत्या कर दी थी। महिला के पति नेवल ऑफिसर थे। महिला का जो पति था वो नेवल ऑफिसर था, जहाज के कस्टम ऑफिसर था। उसकी बीबी ने 4 कर्म की स्वीकृति से उसने बताया कि उसका प्रेमी उसके घर आया था तथा वह दोनों पति द्वारा रंगे हाथों पकड़े गए। क्या उसके पति द्वारा दोनों रंगे हाथों पकड़े गए? पति ने अपनी रिवॉल्वर निकाली तथा गोली अचानक चल गई। रिवॉल्वर बाहर निकल उसने गोली चल गई। गोली चलने से प्रेमी आहूजा की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मौके पर ही उसके पति ने उस प्रेमी को मार दिया। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने
निर्णय दिया कि यह दर्शाने का भार अभियुक्त पर था, जो अभियुक्त जिसके साथ में ये हुआ है। उनको संघर्ष हुआ कि गोली या तो अचानक चली है, उसे दोषी पाया गया क्योंकि ऐसी कोई बात साबित नहीं कर पाया था, वो साबित नहीं कर पाया कि गोली किस वजह से चली। वो बोल रहा है गोली अचानक चली, अचानक से गोली कभी नहीं चलती। मेवा देवी बनाम राम प्रकाश के मामला जो इम्पोर्टेंट केस है, ये भी साक्ष्य के अनुसार एक मोटर द्वारा 2 व्यक्तियों को कुचल दिया गया। एक कार आई और 2 व्यक्तियों को उसने कुचल दिया। मोटर के मालिक का यह कहना था कि स्ट्रिंग तथा ब्रेक फेल होने की वजह से दुर्घटना हुई। वो बोला कि मैंने कार के ब्रेक फेल होने की वजह से हत्या हुई। न्यायालय ने कहा कि उसे ये साबित करना होगा और यह भी उसने गाड़ी सड़क के योग्य बचाए रखने के लिए उचित सावधानी बरती थी। यहाँ पर इस प्रकरण के द्वारा न्यायालय ने स्पष्ट बताया कि यदि व्यक्ति अपवाद के सहारे बचना चाहता है, वो अपवाद कह रहा है कि एग्जेप्शन गलती से हो गया, अचानक से हो गया, अपवाद ले रहा है, एग्जेप्शन ले रहा है, उससे को अपवाद को सिद्ध करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जो अपवाद के माध्यम से लाभ लेता है। जो इंसान अपवाद की वजह से बचता है, जिसकी वजह से 2 व्यक्तियों की कार, एक मोटर कार के व्यक्ति 2 कुचलने की 2 व्यक्तियों की हत्या हो गई। यदि मोटर ब्रेक फेल होने के कारण लोगों पर चढ़ी थी, इसी के कारण लोगों की जान गई, तो साबित करने का भार मोटर मालिक पर होगा क्योंकि मोटर कार कौन चला रहा था, मालिक चला रहा था। उस व्यक्ति पर होगा जिस पर अभियोजन चला जा रहा है, जिस पर केस चल रहा है, जिस पर आरोप लगा है, जिस पर प्रतिकर के लिए मुकदमा लाया गया कि इस व्यक्ति ने मेरी जान ली, मुझे मारने की कोशिश की। प्रबोध कुमार दास बनाम प्रफुल्ल कुमार दास के मामले, मैं जो भी आपको केस बता रहा हूँ ये केस है कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मामले हैं। इस केस में क्या हुआ था, मामले में अध्ययन किया गया कि वसीयत के मामले में शुरू में साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होता है जिसका लाभ लेना चाहता है। जैसे कोई वसीयत, जिसने वसीयत कर दी कि मेरे पिता ने वसीयत की कि प्रॉपर्टी मेरे मरने के बाद में ये संपत्ति मेरे पुत्र की होगी, यह भार हो सकता है, संदेह पैदा हो सकता है, मेरे पिता ने वसीयत मेरा नाम नहीं लिखा। तो एक वसीयत का सही होने के बारे में कोलकाता उच्च न्यायालय, जो कोलकाता का जो हाईकोर्ट है, इस कारण यकीन हो गया कि वसीयतकर्ता, जो वसीयतकर्ता था, निसंतान था, उसकी संतान नहीं थी, उसने उससे संपत्ति भी दी थी जो उसका जो गोद लिया था। एक अनपढ़ घूंघट में रहने वाली स्त्री ने अपने लड़के के पक्ष में अपनी कुल संपत्ति का दान पत्र हस्तांतरित किया। उसने अनपढ़, जो पढ़ने वाली नहीं थी, उसने अपनी संपूर्ण संपत्ति, स्त्री ने अपने लड़के के पक्ष में पूरी संपत्ति दान पत्र में हस्तांतरित कर दी, गिफ्ट दे दी, डोनेट कर दी। यह भार लड़के पर था, उसे साबित करना था कि ये वेद जो दस्तावेज है, ये वेद है, पूर्ण स्वतंत्रता से हस्ताक्षर से इस पर स्वतंत्र सहमति है, किसी की अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, दबाव से नहीं किए। न्यायालय पूरी 100 आवाज में किया है। न्यायालय ने उस सबूत को मंजूर नहीं किया क्योंकि वसीयतनामे में तात्विक कमी थी। उस न्यायालय ने जो सबूत को नहीं माना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एडवोकेट प्रशांत के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।